हेलो एवरीवन। टुडे हम सॉल्व करेंगे एलएमआरसी, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का पेपर। ओके, तो बेसिकली आप अ, जानना चाहते हैं कि आपका जो पेपर हुआ है, ठीक है। बेसिकली जो पेपर हुआ है आपका एनएलसी का, है ना, ठीक है। तो उसमें लगभग 6 और 7 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, वो भी इसी पेपर से। ये पेपर शायद आपके जनवरी में हुआ है। देखिए 22 जनवरी 2020 को आपका ये पेपर हुआ है, ठीक है। तो इसमें से देखिए आप जैसे ही वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप वैसे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको साइट दिख रही होगी इधर, ठीक है। लेकिन तो मैंने थंबनेल में भी लिखा है जैसा कि पुराने पेपर जो पीवाईक्यू पेपर्स होते हैं आपको क्यों जरूरी है लगाना। तो इस पेपर को देख के आपको पता चल रहा है क्यों जरूरी है, ठीक है। चाहे वो जूनियर इंजीनियर का हो, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर का हो। एई वाले सोचते हैं कि जेई का पेपर क्यों लगाएं, लेकिन जेई 50% सिलेबस तो सेम है, थ्योरी तो आनी आनी है 50%। जेई का पेपर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पेपर को देख लेते हैं क्योंकि एई लेवल का पेपर है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द ट्रांसफॉर्मर सर्किट, ओके, shown in the figure, the I have to take pen. Okay, so first, okay, so for maximum power transfer from source to load, the turns ratio primary to secondary should be। अब ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस सर्किट में क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपके आपसे पूछा क्या, टर्न्स रेशियो पूछा है। अब मैं इस सेकेंडरी से प्राइमरी में अगर ट्रांसफॉर्म करूं, ठीक है, तो आप जानते हैं जब एक इम्पीडेंस को यानी कि जेड एल को, लोड इम्पीडेंस को जब आप प्राइमरी में ट्रांसफॉर्म करते हो तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका एन स्क्वायर जेड एल, ठीक है। एंड एन स्क्वायर जेड एल बन जाता है। अब एन स्क्वायर जेड एल यानी कि 100 एन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जेड एल आपका क्या है, 100 ओम है, तो 100 एन स्क्वायर हो जाएगा। और यही 100 एन स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपके किसके बराबर होगा, 900 के बराबर होगा, ठीक है। अब एन स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो 9 के बराबर होगा, और एन आपका 3 के बराबर होगा। अब इस एन इक्वल टू 3 पे देख लीजिए कौन सा रेशियो आपको शूट कर रहा है ऑप्शंस पे। तो 300:100 आपके लिए परफेक्ट आंसर रेशियो है, ठीक है। तो एन 3:1, ठीक है, ओके, यही आपको चाहिए था। 300:1, 300:100 इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया गया है एक नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है जिसका फीडबैक दिया है 100। व्हाट इज द गेन विदाउट फीडबैक। ओके, तो आप जानते हैं कि ए ओ एल अपॉन 1 प्लस ए ओ एल इंटू बीटा, ठीक है। तो क्या दिया है आपको, फीडबैक के साथ 100 दिया है, ये लिखा हुआ है द गेन विद फीडबैक इज 100। और बीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 0.009, ठीक है। तो ओ ओ एल अपॉन 1 प्लस ए ओ एल इंटू 0.009 इक्वल्स टू 100, यही दिया है। आपको निकालना क्या है, ए ओ एल, तो आप आसानी से ए ओ एल फाइंड कर लेना, आपका आंसर 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये तो गई नेगेटिव फीडबैक की बात। अगर नेगेटिव फीडबैक दिया है और पॉजिटिव फीडबैक दिया होता तो क्या करते, पॉजिटिव फीडबैक दिया होता तो आपका फॉर्मूला क्या होता, इधर माइनस आ जाता, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज डैश टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइंस। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती है ऑलवेज टेंजेंशियल होती है टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, ठीक है। तो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस को हम और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नॉर्मल होती है टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेंजेंशियल और नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंशियल किसके होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के, और नॉर्मल होगी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा है और डिटरमाइन द इनिशियल वैल्यू एक्स ऑफ जीरो, है ना।
तो आपसे इनिशियल वैल्यू पूछिए। तो इनिशियल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स ऑफ जीरो इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू इनफाइनाइट, यही होता है 4s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, यही फॉर्मूला होता है ना। ओके, इधर एस का मल्टीप्लाई भी होता है ना। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो इसमें आपको इनफाइनाइट जब वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? 4। ठीक है, एस को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, एस को जैसे ही आप बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो नीचे की वैल्यूज हो जाएगी तो 3 और एस की वैल्यू फिर इनफाइनाइट आपको पुट कर देना है। जैसे ही आप वैल्यूज पुट करेंगे आपका आंसर क्या आएगा? 4। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक फंक्शन ग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उस फंक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक यूनिट पैराबोलिक सिग्नल दिखाई दे रहा है जिसकी एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ए जो है आपका टी स्क्वायर अपॉन 2 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे, है ना। और 0 किस पे होगा? एक्स लेस देन 0 पे 0 हो जाएगा। तो ए क्या है आपका? यूनिट पैराबोलिक सिग्नल है। ठीक है, ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। फॉर अ गिवन 3 फेज इंडक्शन मोटर द स्लिप एट फुल लोड। तो जैसा आप जानते हैं कि फुल लोड पे स्लिप क्या होती है आपकी? ज़्यादा होगी एट द नो लोड, क्योंकि नो लोड पे स्लिप आपकी नेग्लिजिबल। ठीक है, तो इसीलिए फुल लोड पे स्लिप इज ग्रेटर देन द स्लिप एट नो लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्रांसफॉर्मर सर्किट शोन इन द गिवन फिगर प्रोवाइडेड V1 is greater than V2, ठीक है, then the power transfer from primary to secondary circuit inductively is proportional to, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडक्टिवली हमको निकालना है, तो आप जानते हैं कि केवीए क्या होता है? केवीए का फॉर्मूला लाइज इज देयर। सो पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली का फॉर्मूला क्या होता है आपका? के V2 I1 1 माइनस के, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, के क्या होता है आपका? N2 अपॉन N1 या फिर I1 अपॉन I2, यही फॉर्मूला होता है ना। और कंडक्टिवली क्या होता है फॉर्मूला? V2 I2 के। तो इस गिवन ऑटो ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज रेशियो क्या है आपका? V1 अपॉन V2। जब आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे P इंडक्टिव वाले फॉर्मूले में, तो आपका क्या आंसर निकल के आएगा? 1 माइनस V2 अपॉन V1, है ना। 1 माइनस V2 अपॉन V1 का मतलब क्या हुआ? V1 माइनस V2 अपॉन V1। इसको जब आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपका? V1 माइनस V2 अपॉन V1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कौन से होते हैं आपके? जो कि डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ द इनपुट और सीक्वेंशियल प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें से आपका फुल एडर क्या है? आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स है, और ये दोनों कैसे आपके? सीक्वेंशियल है। ठीक है, कॉम्बिनेशनल में क्या क्या आता है आपका? एडर्स, है ना। कॉम्बिनेशन में आपके कौन कौन से आते हैं? एडर आता है, सबट्रैक्टर आता है, मक्स आता है, डीमक्स आता है, डिकोडर आता है, एनकोडर, है ना। और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में क्या क्या आता है आपका? फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं, काउंटर्स, रजिस्टर्स, लैचेस। नेक्स्ट, एक सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफाइड हैज एन एवरेज वोल्टेज ऑफ P volts, ठीक है, when alpha equals to 0 degree, its output voltage when alpha equals to 30 degree is। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है इसका? V output equals to 2Vm अपॉन पाई cos अल्फा, है ना। 2Vm
अपॉन 2b अपॉन पाई कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या हो गया आपका √3/2, है ना। और इस टर्म को मैंने क्या मान लिया p, ठीक है। √3/2 p इज द आंसर, क्योंकि ये जो आपका मैक्सिमम पीक वैल्यू है उसको मैं p मान के चल रहा हूँ। इन्होंने भी वह वैल्यूज को लेके चला, इसीलिए आंसर √3/2 p आ रहा है। नेक्स्ट, a⁴n un का फॉर्मूला क्या होता है। सो आप जानते हैं कि इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/1 - a जेड इनवर्स, जिसको हम z/z - a भी लिखते हैं, और जिसकी ROC किसके अंदर करती है z इज लेस देन a। ओके। Steady state error for a ramp input for a unity feedback system with open loop transfer function, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर आपसे पूछिए, ठीक है। और रैम्प फंक्शन है, यानी कि रैम्प फंक्शन में क्या होता है आपका kv, है ना। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 s k अपॉन s इंटू s+1। ओके, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसने k की वैल्यू दी है 2, तो s इंटू 2 अपॉन s+1, s से s कैंसिल हो जाएगा, और s की वैल्यू 0 पे पुट करने पे क्या आएगा 2। और स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है आपका 1/kv, तो 1/2 किसके बराबर हो गया आपका 0.5 के बराबर। तो क्वेश्चन इज द ट्रांसफर फंक्शन हमको फाइंड करना है। ट्रांसफर फंक्शन आप जानते हैं क्या होता है CS/RS, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो मान लीजिए इधर बाई एस है इस तरफ, सो बाई एस क्या हो जाएगा हमारा G2RS माइनस CS, और CS क्या होगा हमारा G1RS प्लस बाई एस, ठीक है। और बाई एस क्या है हमारा G1RS प्लस G2RS माइनस C(S). अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो C(S) अपॉन RS आएगा आपका G1 प्लस G2 अपॉन 2, क्योंकि CS प्लस CS 2 टाइम्स ऑफ CS हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ इन्वर्टर आउटपुट। तो पावर फैक्टर डज नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ इन्वर्टर आउटपुट, क्योंकि पावर फैक्टर आपका किस पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन द कनेक्टेड लोड, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जो आपका एनएलसी में रिपीट हुआ है 2n माइनस, ठीक है। क्या होता है आपका फॉर्मूला 2n माइनस m माइनस 2 होता है, 2n माइनस m माइनस 2 क्रॉस 2n माइनस m माइनस 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। टोटल नंबर ऑफ बसेस n, m क्या है आपका, m क्या है आपकी जनरेटर बसेस माइनस 2 और इंटू सिमिलर थिंग्स, तो ये क्या आ जाएगा आपका 90 क्रॉस 90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डायोड आर आइडियल इन द सर्किट shown in the given figure, then determine the maximum value of V output during the positive half of the input signal। सो मैक्सिमम वैल्यूज आपसे पूछी गई है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यूज इस फॉर्मूले में कैसे, इस सर्किट से कैसे निकालेंगे आप। मान लीजिए दो वोल्टेज आपको दिए हैं, ठीक है। एक 4 वोल्ट दिया है, एक 6 वोल्ट दिया है। मान लीजिए कि V इनपुट जो है आपका उस
6 वोल्ट से कम है, -6 वोल्ट है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, तो T1 क्या हो जाएगा आपका, ऑफ हो जाएगा। T2 क्या हो जाएगा आपका, ऑन हो जाएगा। तो बी आउटपुट आपका क्या आएगा, -6 वोल्ट आएगा। तो ये तो आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में मैक्सिमम की जगह मिनिमम पूछा होता बी आउटपुट का, तो -6 वोल्ट आपका आंसर होता। अब मान लीजिए -6 से आपका वी इनपुट है 4 वोल्ट तक, ठीक है। तो 4 वोल्ट से भी कम है और -6 वोल्ट से ज़्यादा है, तो डायोड 1 ऑफ हो जाएगा, डायोड 2 भी ऑफ हो जाएगा। और वी आउटपुट किसको फॉलो करेगा, आपका वी इनपुट को। तो हमें इसमें भी कुछ नहीं मिला। अब मान लीजिए वी इनपुट की वैल्यू 4 वोल्ट से ज़्यादा है, तो डायोड 1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। डायोड 2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और वी आउटपुट क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट। तो ये आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। 4 वोल्ट आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है जो कि रिपीट हुआ है, ठीक है, रिपीटेड इन एनएलसी। ओके, तो ईएमएफ पर टर्न इन प्राइमरी ओवर ईएमएफ पर टर्न इन सेकेंडरी हमेशा रेशियो क्या आता है, 1, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द गिवन फिगर। तो ये कैसा डिवाइस है आपका, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, SCS। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर्स विथ ऑपरेटिंग स्पीड्स ऑफ 3000 एंड 300 RPM आर एप्रोप्रिएट। तो आप जानते हैं कि थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो स्पीड होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है, 10 टाइम्स या उससे कम थोड़ा। सो थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो इज द आंसर। एक ही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सो जानते हैं आप मेकिंग कैपेसिटी, वैसे कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में पूछा है। सो मेकिंग कैपेसिटी 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इटरेशंस required to reach convergence in the Gauss-Seidel method of load flow analysis are, so it depends on the size of the system and increases with the increase in the of the system. Okay, तो बात यह है कि जो गॉस सीडल मेथड जो होता है आपका, उसमें टोटल टाइम, जो कन्वर्जेंस के लिए टोटल टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द न्यूटन रैप्सन मेथड। तो इसीलिए गॉस सीडल मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड में एक्चुअली कन्वर्जेंस डिपेंड करता है साइज पे, बट इन द केस ऑफ गॉस सीडल मेथड it increases with the increase in the size of the system. अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है मैग्नेटाइजेशन फोर्स पूछा है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन फोर्स होता है आपका H Ni/L। N है आपका 8, करंट है आपका 500 मिली और लेंथ है आपकी 4 सेंटीमीटर यानी कि 0.04, ओके, इन मीटर। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 100 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। नेक्स्ट, आपसे पूछा है इंडक्टेंस, ठीक है। तो B इक्वल्स टू एल di/dt अप्लाई कर दीजिए। 40 L, ये हो जाएगा 2/1, तो L आ गया आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है डिटरमाइन द फ्लक्स क्रॉसिंग 1 मीटर स्क्वायर area that is normal to the x-axis at x equal to 3 meter given the electric flux density 10 cross AXC per meter square. So in this question आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, D equals to इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया, है ना।
तो डी की वैल्यू क्या है आपकी 10 क्रॉस AXC पर मीटर स्क्वायर, और आपको फाइंड क्या करना है, फ्लक्स अपॉन एरिया क्या है आपका 1 मीटर स्क्वायर। फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 10x कूलम, और x की वैल्यू क्या है 3, सो आंसर विल बी द 30 कूलम। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाई। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी, लेकिन लॉसलेस के लिए आर और जी दोनों जीरो होते हैं, तो इसीलिए अंडर रूट ऑफ एल बाई सी। The question says, sorry for so question says that a circuit आपको दिया हुआ है, not clearly showing, so ये भी इनपुट है, दिस इज भी आउटपुट। ओके, सो इधर आपको पता है क्या होता है, बी बी होता है। ऑप्शंस में आपको कुछ दिया है, तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो कुछ ऐसा होता है, आप जानते हैं वी इनपुट माइनस बेस एमिटर वोल्टेज इक्वल्स टू वी आउटपुट, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब प्रैक्टिकली अगर मैं बेस एमिटर वोल्टेज की बात करूं तो ये कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.4 से 0.7 वोल्ट तक होता है अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं इसको 0.4 और 0.7 वोल्ट तक अप्रोक्सीमेटली लेता हूं, तो इसीलिए मेरा वी इनपुट अप्रोक्सीमेटली वी आउटपुट के ही बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, वी आउटपुट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू द वी इनपुट। एक क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ था, ठीक है, सो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, चौथा क्वेश्चन है रिपीट हुआ है। सो इन अ सिंक्रोनस मशीन इफ पिच ऑफ द कॉइल गिवन है आपको, तो आंसर इसका होगा अर्थ हार्मोनिक कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ फेज। ओके, तो पिच फैक्टर आप जानते हैं क्या होता है, ये फुल पिच वोल्टेज का फैक्टर होता है, जो कि मल्टीप्लाइड होता है टू टू ऑब्टेन द वोल्टेज जनरेटेड इन अ फ्रैक्शनल पिच, इट्स कॉल्ड अ पिच फैक्टर। ठीक है, तो एक्चुअली में पिच फैक्टर क्या होता है आपका, पिच फैक्टर इक्वल्स टू रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ फुल पिच कॉइल, यही होता है। ठीक है, सो nth हार्मोनिक कंपोनेंट को एलिमिनेट करने के लिए फॉर्मूला होता है आपका n-1/n। ठीक है, तो इसीलिए r-1/r को r-1/r कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, nth हार्मोनिक, AC को हमें रिमूव करना है n हार्मोनिक के लिए, तो rth हार्मोनिक कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द इस इक्वेशन के लिए। ओके, एक क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है, फिफ्थ नंबर, तो in a SCR with 4 layers represented as shown in the given figure, which of the layers that are equally doped, है ना, तो P1 और P2 इक्वली डोप्ड होते हैं, 4 लेयर और 3 टर्मिनल डिवाइस आप जानते हैं SCR। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ डोपिंग होती है, इसमें सबसे ज्यादा हैवली डोप्ड कौन सा होगा, तो कैथोड N2 इज द मोस्ट हैवली डोप्ड, ये मोस्ट हैवली डोप्ड है।
N2, है ना। और उसके बाद P1 और P2 नेक्स्ट हेविली डोप्ड है, नेक्स्ट हेविली डोप्ड। और लोएस्ट डोपिंग किसमें है, इसमें है, ये क्या है, लोएस्ट डोप्ड है। तो आंसर क्या हुआ, जो इक्वली डोप्ड कौन सी है इसमें से, P1 एंड P2। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नॉन कॉजल सिस्टम आपसे पूछा गया है। तो नॉन कॉजल सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं आपके, कॉसल कौन से होते हैं, जब सिस्टम डिपेंडेंट हो ऑन द प्रेजेंट और पास्ट पे लेकिन फ्यूचर पे नहीं। तो इसके अपोजिट बिल्कुल नॉन कॉजल सिस्टम किस पे होगा, क्योंकि ये T-3, 3-T वैल्यू जब ऐसी वैल्यू आ सकती है तो आपका आउटपुट फ्यूचर पे भी डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर, सॉरी, सो इट्स अ फ्यूचर डिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट। एक क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, कौन सा नंबर का है क्वेश्चन, 6th नंबर का। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, पर यूनिट न्यू इक्वल्स टू पर यूनिट ओल्ड इंटू केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू का स्क्वायर इंटू MBA न्यू अपॉन MBA ओल्ड। वैल्यूज पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन में आपसे कुछ ग्राफ दिए हैं और आपसे पूछा है कि किस प्रकार की मोटर है। तो ये आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, एक ऐसी प्रकार की मोटर है आपकी, इसमें टॉर्क आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, दिखाई दे रहा है आपको, टॉर्क और आई ए। तो आपके डीसी सीरीज मोटर हैं तीनों ग्राफ जो दिखाई दे रहे हैं आपके, ठीक है। अगर डीसी शंट मोटर होती तो आप ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता, या फिर कांस्टेंट दिखाई देता, ठीक है, या फिर ऐसा दिखाई देता, ठीक है। इन कंडीशनों में आपका सीरीज मोटर ही आंसर होगा। सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो जल्दी जल्दी करते हैं, सिंपल क्वेश्चन वी कैन स्किप। ओके, सो हम इस क्वेश्चन में हमसे पीरियड पूछा है। सो टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। सो ओमेगा आपको दिया है 5t, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन 5 इज द आंसर। कर्ल ऑफ अ स्केलर का मतलब कुछ नहीं होता, सो इट मेक्स नो सेंस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन लाइन रिएक्टेंस अगर आपका √3 टाइम्स है, उसका रेजिस्टेंस एंड टॉर्क एंगल उसका 90 डिग्री है, ठीक है। द पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेंडिंग एंड थ्रू द रिसीविंग एंड बाय द ट्रांसमिशन लाइन विल बी, तो पावर ट्रांसफर BS अपॉन BR। सेकंड, सॉरी, सो BS VR अपॉन X साइन डेल्टा, डेल्टा का 90 डिग्री है, सो मैक्सिमम इज द आंसर। Which of the following is an advantage of analog multimeter over digital multimeter? एनालॉग मल्टीमीटर का एडवांटेज ओवर डिजिटल मल्टीमीटर पे है लेस इलेक्ट्रिकल नॉइस। अगला है, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है और T स्टार्टिंग टॉर्क है और DOL स्टार्टर को हम यूज करते हैं, तो व्हाट इज द स्टार्टिंग टॉर्क व्हेन आ स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर इक्विवेलेंट होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टाइप ही होता है उसका भी, तो 1/3 रिड्यूस हो जाता है अगर हम स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो रहा था आपका, रिड्यूस हो रहा था, स्टार्टिंग टॉर्क एंड करंट रिड्यूस बाई 1/3, ठीक है, अगर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज करते हैं तो, ठीक है। फॉर मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो पावर फैक्टर वाटमीटर नॉट suitable? So measurement of power in resistive load is the answer. For which of the following is the frequency is constant from input to output? आप जानते हैं
एसी वोल्टेज कंट्रोलर में आपका फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है फ्रॉम इनपुट से आउटपुट। एक क्वेश्चन था जो कि रिपीट हुआ है, देखिए 7th नंबर का क्वेश्चन, 7वां नंबर है जो रिपीट हुआ है। आपसे डी टी रेशियो पूछा है बूस्ट चॉपर का, तो वी आउटपुट इक्वल्स टू वी एस अपॉन 1 माइनस टी, आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला, आपका डी टी रेशियो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे करंट पूछा है R3 के अक्रॉस, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, आप नोडल एनालिसिस अप्लाई कर लेना, ठीक है। b माइनस 28 अपॉन 4 प्लस v बाई 2 प्लस v माइनस 7 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0, तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी कुछ, ठीक है। और फिर आपको करंट निकालना है, तो I इक्वल्स टू v माइनस 7 अपॉन 1। नेक्स्ट, फॉर अ लाइन insulator puncture voltage upon flashover voltage will be greater than 1। एक 8085 माइक्रो प्रोसेसर है और द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ मास्केबल इंटरप्ट्स, ओके, तो नंबर ऑफ मास्केबल इंटरप्ट्स माइनस नंबर ऑफ नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स, ओके, तो नंबर ऑफ मास्केबल इंटरप्ट्स कितने होते हैं आपके 4, नंबर ऑफ नॉन मास्केबल होता है 1, तो आंसर हो जाएगा आपका 3, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीसी वोल्टेज टाइम कांस्टेंट आपसे पूछा गया है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है आपका, टाउ इक्वल्स टू एल अपॉन आर, तो क्या रहेगा 1 सेकेंड, ठीक है। इन ऑर्डर टू कीप द मैग्नेटाइजेशन करंट एट द सेम लेवल, ये बात ध्यान रखना, बी बाई एफ रेशियो को हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है अगर हमें मैग्नेटाइजेशन करंट को सेम लेवल रखना है तो फिक्स्ड, ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा है नॉर्टन्स करंट, ठीक है, नॉर्टन करंट पूछा है आपसे, एज्यूमिंग 2 ओम एज अ लोड, ओके, तो 2 ओम ऐसा लोड आपसे पूछा है, तो हम अगर ISC शॉर्ट सर्किट हो जाएगा नॉर्टन करंट के इसमें, तो इधर करंट कितना होगा, इधर से इधर, और इसमें करंट पूछा है तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I 28/4 28/4 यानी कि 7 प्लस इधर कितना था, सॉरी 1 ओम है, 7/1 यानी कि 7, तो आंसर आ गया 14 एम्पियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, तो ये दोनों किससे हैं, सीरीज में है, तो फिर पैरेलल में सिंपल है, आप कर लेंगे 46 नंबर का। अगर जे के फ्लिप फ्लॉप में अगर जे इक्वल्स टू के बार है, तो कंडीशन होती है डी फ्लिप फ्लॉप की, ओके। डी फ्लिप फ्लॉप का टेबल आपको याद होना चाहिए कि अगर ये जो कंडीशन है डी फ्लिप फ्लॉप की है, और अगर टी फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन है तो जे इक्वल टू के है, ओके, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द नेटवर्क शोन इन द गिवन फिगर फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज सीन थ्रू द टर्मिनल्स ए एंड बी, ओके। थेवेनिन इक्विवेलेंट आपसे पूछा है, तो इसको हटा देंगे तो 5 पैरेलल में क्या रहेगा आपका 10 वोल्टेज सोर्स क्या रहेगा आपका शॉर्ट, 5 पैरेलल में 10 और प्लस सीरीज में 10, करंट सोर्स क्योंकि ओपन हो गया है, प्लस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 50/15 प्लस 10, यह रहेगा आपका 10/3 प्लस 10, जो क्या रहेगा 40/3, ओके। नेक्स्ट, अगर 3 फेज फुल वेव AC टू DC कन्वर्टर है, तो रिपल फ्रीक्वेंसी 3 फेज में हमेशा 6 टाइम FS होता है, तो आंसर नंबर ए। देखिए सिमिलर ऐसा भी क्वेश्चन आया था आपके एनएलसी में, तो 8वां नंबर का क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। एक एक नंबर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो पुराने पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये आप जान चुके होंगे आज के इस पेपर में, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि e⁻−2t का तो आप जानते होंगे s1/s+2 होता है, और इसका क्या होगा, इसका होगा 1/s प्लस 1/s+3, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2s+3/s s+3, तो CS/RS को आप पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर का ऑप्शन।
The time required by the capacitor to get the charge of the input voltage applied to sample and hold circuit is called the acquisition time होता है, ठीक है। कुछ थ्योरीज क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको याद करने वाली चीजें हैं, तो एक्वेशन टाइम, ओके। एक एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 9th नंबर, ठीक है। तो L1 प्लस L2 प्लस 2M, और अगर इधर बना होता आपका पोलरिटी तो आपका आंसर क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस 2M, ओके। नेक्स्ट, consider the circuit if the maximum value of the input voltage is Vm, then what is the DC level of the output voltage V output, ओके। तो आपसे पूछा है V output की वैल्यू क्या होगी, तो अगर मैं V output की वैल्यू लिखूंगा इधर, तो आप जानते हैं V input प्लस Vm होगी, है ना। लेकिन V input इस कंडीशन में अभी क्या है, Vm के ही बराबर है, तो V output कितना हो जाएगा आपका 2Vm, ओके। लेकिन 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 अगर V इनपुट 0 है तो V आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी, Vm, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मीन वैल्यू, ठीक है। और मीन वैल्यू क्या होगी हमारी, Vm, Vm इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि इस नेटवर्क में आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ द जंक्शंस अपॉन नंबर ऑफ द ब्रांचेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ द जंक्शंस कौन कौन से आपसे, ठीक है। ब्रांचेस पहले देखते हैं, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं A P C D, ओके, ठीक है, E F G एंड H, ओके। ऐसे वैल्यूज आपको पुट कर देना है, और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ द जंक्शंस, ओके। तो जंक्शन आपका क्या है, दिस वन इज द जंक्शन, दिस वन इज द जंक्शन। सो आपको जंक्शंस कितने दिखाई देने हैं इधर, 4, ठीक है। और ब्रांचेस कितनी दिखाई देनी है आपको, 6। तो एक कितना हो जाएगा आपका 4/6, यानी कि 2/3, ओके। तो 2/3 इज द आंसर, ठीक है। डेरिवेटिव कंट्रोलर इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी बाय, सो डेरिवेटिव कंट्रोलर की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज पढ़ लेना। सो इट्स अ रिड्यूसिंग सेटलिंग टाइम, इफ x ऑफ टी इतना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म x ऑफ टी, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखना, फैक्टोरियल n अपॉन s टू दी पावर n+1। 2/4 नेटवर्क आपसे पूछा गया है, तो Z11 अपॉन Z22 की वैल्यू फाइंड करना आपको, ठीक है। तो इसमें हम KVL अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए V1 है और करंट I1 फ्लो हो रहा है, और इधर V2 है जिसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो इसको आप सॉल्व करना, -V1 प्लस 4I1 प्लस 2I1 प्लस I2 प्लस 4I1 इक्वल्स टू 0। तो इधर से V1 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और -V2 प्लस 4I2 प्लस 2I1 प्लस I2 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 0। तो इधर से आपका आ जाएगा V2, ठीक है। तो जब V2 और V1 की वैल्यू आ जाएगी तो आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगी, V1 और V2, Z11, Z12, Z21 और Z22, ठीक है, और I1 और I2। V1 के क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनेंगी, मान लो मैं को आंसर बताता हूँ, 10I1 प्लस 2I2, ठीक है। इसका भी कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। वैल्यूज को पुट कर देना, आपका आंसर Z11 अपॉन Z22, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि एक थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑफ अ बस बार इन अ 3-फेज 400 kV सिस्टम है। तो आपसे 0.2 पर यूनिट इंपीडेंस आपको दिया है at a base of 500 MVA, calculate the reactive power needed
to boost the voltage by 5 kV at the bus bar। इसका तरीका क्या है निकालने का? तो आप देखिए, आपको जेड बेस आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो जेड बेस की वैल्यू क्या होगी? केवी का स्क्वायर अपॉन एमबीए। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 320। ठीक है, 320 आपका आ गया। तो जब आप इम्पीडेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको? एक्चुअल इम्पीडेंस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है। पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 64 ओम। और आपको फाइंड करना है रिएक्टिव पावर। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रिएक्टिव पावर फाइंड करने का तरीका होता है ए। ठीक है, तो V2 आपका कितना है? 5 kV इक्वल्स टू रिएक्टिव पावर इंटू 64 अपॉन V1 की वैल्यू है 400 kV। तो इधर से जब आप सॉल्व करेंगे Q की वैल्यू तो आएगी आपकी 31.25 MVAR। For the circuit shown in the given figure, find the V into VV। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें VV फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे हम? उसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि VCC इंटू टोटल रेजिस्टेंस अपॉन R1। ठीक है, क्योंकि एक आपको कैसे सर्किट दिखाई दे रहा है? वोल्टेज डिवाइडर वाइज सर्किट। ओके, तो इसमें क्या करेंगे? जो आपका एक्चुअली VVV है उसको हम थेवेनिन वोल्टेज मानते हैं, इसीलिए VVV इक्वल्स टू VCC इंटू RTH अपॉन R1। अब RTH आपको कैसे दिखाई दे रहा है? R1 इंटू R2, दोनों कैसे हैं आपके? पैरेलल में। तो 30 क्रॉस 10 अपॉन 40, ये कितना आ रहा है आपका? 7.5 किलो ओम आ गया। ठीक है, पुट कर दीजिए। BCC आपका 12 है, ये आपका 7.5 है, और R1 कितना आपका? 30। तो आंसर विल बी द 3 वोल्ट। तरीका याद रखें, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में एक तरफ से सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आपको फाइंड V इंटू वी करना था, जो कि आपका VTH होता है। ठीक है, और फॉर्मूला आपका ये होता है VCC इंटू RTH अपॉन R1। RTH आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि डिग्री ऑफ कंपनसेशन 0.5 दिया है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या होगी? पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी आपकी होती है हमेशा जो डिग्री ऑफ अपॉन कंपनसेशन आपको दिया हुआ है उसकी वैल्यू, जिसको मैं x मान के रख रहा हूँ। ठीक है, तो 1/0.5 जो कि आपका आंसर क्या आएगा? 2। तो 2 टाइम्स द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी विदाउट कंपनसेशन। एक्चुअली फॉर्मूला इज देयर, डायरेक्ट फॉर्मूला है, what no, main formula is there, V as VR upon 1 minus degree of compensation into x sin डेल्टा। इसको 0.5 जब आप रखेंगे, ठीक है, तो आंसर आपका आएगा 2 VS VR अपॉन x sin डेल्टा। अगर एक आइडियल इंडक्टर इज कनेक्टेड इन वन arm of the bridge circuit and resistances R1, R2, R3 are connected in the other 3 arms, तो एक ऐसी कंडीशन है। तो आप जानते हैं अगर ऐसी कंडीशन अगर आती है तो हमारा ब्रिज बैलेंस्ड नहीं होगा। ओके, एक क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ था, तो 9th या 10th कौन से नंबर का है पता नहीं। तो ये आपको कैसे दिख रहा है? एक बस इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, 4x4 की आपकी साइड की मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी सिंगल लाइन डायग्राम से। नेक्स्ट, इस डायग्राम को देख के हमको दिख रहा है कि 3 फेज फॉल्ट है जो कि सिमेट्रिकल फॉल्ट को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सिलोस्कोप है जो कि पीक टू पीक मैग्नीट्यूड को एट 8 सेंटीमीटर फॉर अ मेजर्ड साइनसोइडल वोल्टेज वेवफॉर्म फिर वर्टिकल सेंसिटिविटी नोब जो कि सेट है 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर पे। आपसे एवरेज वोल्टेज पूछा गया है, तो एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला होता है 2V अपॉन पाई, आप सब जानते हैं। लेकिन जो पीक वोल्टेज होता है VM होता है आपका V पीक टू पीक अपॉन 2, ठीक है। लेकिन V पीक टू पीक कैसे निकालेंगे आप? जो पीक टू पीक एम्पलीट्यूड दिया है 8 सेंटीमीटर का, वो मल्टीप्लाई हो रहेगा आपके जो सेंसिटिविटी नोब है उससे। तो 8 4 से 32 अपॉन 2 यानी कि 16, ठीक है। तो 2 इंटू 16 अपॉन पाई, तो आपका आंसर आएगा 10.19 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, नया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेक्टर दिया गया है आपको, आपसे डाइवर्जेंस पूछा है। जैसा आप जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, ये जो आपको टर्म दिया है आपको, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है, डेल वाई डेल एक्स के टर्म में। तो साफ आपको दिख रहा होगा, अगर हम डेल 5x स्क्वायर साइन पाई एक्स अपॉन 2 के रिस्पेक्ट में, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर? केवल 10, ठीक है, बाकी 0 है ना। तो x इक्वल टू क्या है आपका? 10x ऐसे आएगा एक्चुअली, लेकिन x इक्वल्स टू क्या दिया आपको? 1, तो आंसर विल बी द 10। अगला क्वेश्चन है आपसे कि which of the following motors comes under the category of single phase commutator motors? तो सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर्स में आपकी यूनिवर्सल मोटर्स इंक्लूड रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन अ क्लोज्ड पाथ। तो आप जानते हैं कि अगर क्लोज्ड पाथ होगा पूरा का पूरा, तो आपका कोई भी ट्री ऑब्टेन नहीं होगा। माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है एन डी फाई अपॉन डी टी में? तो वो होता है आपका लेंस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आइडेंटिफाई द लीनियर सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। तो लीनियर सिस्टम आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर सिस्टम कैसे फॉलो करता है? जो कि एडिटिव प्रॉपर्टी को भी शो करेगा, ठीक है, और होमोजीनिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो वो आपका कंडीशन होता है लीनियर सिस्टम का। तो केवल जो आपको y इक्वल टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लीनियर प्रॉपर्टी को शो करेगा। लेकिन ये देखिए, नॉन लीनियर आपको पहले ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है। अगर अकेला ए एक्स टी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके साथ जो टर्म आया वी, तो ये सिस्टम भी आपको क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। ये भी सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका? नॉन लीनियर। केवल अकेला ये सिस्टम है जो कि एक्स के बाद टी स्क्वायर लग रहा है, तो इसको जब आप लिखेंगे x1 t1 प्लस x2, तो ये फॉलो करेगा होमोजेनिटी को और एडिटिविटी को भी फॉलो करेगा, तो इसीलिए ये क्या है आपका? लीनियर सिस्टम। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स कितने हैं आपसे? तो एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 को ओपन कर लेंगे हम पहले तो, ठीक है। तो k अपॉन s प्लस 3 इंटू एस प्लस 1 s प्लस 2, सो -1 -2 -3 माइनस ऑफ 0 अपॉन पोल -0। तो पोल आपके 3 है लेकिन 0 एक भी नहीं, सो आंसर विल बी द -2। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly over the plane z equals to 10 सेंटीमीटर with a density। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो एस अपॉन 2 अपसाना नॉट, ठीक है, इंटू प्लेन। ओके, रो एस की वैल्यू आपको दी है 1/35 इंटू न्यूटन कूलम, ठीक है। ओके, और 2 अपसाइलन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 6 वोल्ट पर मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके।
अगला क्वेश्चन है कि सैग और टेंशन के बीच में जो ग्राफ बनता है, ठीक है, इसको हम स्ट्रिंगिंग चार्ट बोलते हैं। ओके, आपको 3 पावर एंगल डायग्राम दिखा होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि अगर पावर सिस्टम इज ऑपरेटिंग A2 इज लेस देन A1 केस C, तो सिस्टम कैसा होगा? अगर सिस्टम A1 और A2 बराबर है तो क्रिटिकली स्टेबल होगा, ठीक है। अगर A1 लेस देन A2 है, ठीक है, ये पहले केस की बात हो रही है, ये पहला केस है, ठीक है। A1 और A2 दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर A2 की वैल्यू A1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर A1 की वैल्यू, सॉरी, ओके, और अगर पेन, शिट, 1 सेकेंड, और A1 की वैल्यू अगर A2 से ज़्यादा है तो सिस्टम कैसा होगा आपका? अनस्टेबल। ओके, जो कि ये केस है आपका सेकंड केस, और यहाँ पर केस नंबर सी, इसमें A1 की वैल्यू A2 से ज़्यादा है तो सिस्टम कैसा हो गया आपका? अनस्टेबल। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपका रिपीटेड था, तो लगभग ये शायद 10th 11th नंबर का क्वेश्चन है। तो इट कैन डू अ फेज 3 फेज टू 2 फेज और 2 फेज टू 3 फेज कन्वर्जन आपका स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफार्मर का वर्क होता है। इस आपके इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग जाएगा आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो देखिए, वैसे तो आप जानते हैं डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क जो होता है वो IA स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, जानते हैं आप। लेकिन ये केवल हायर वैल्यूज की मोटर में होता है, लेकिन जब हम स्मॉल वैल्यूज की मोटर में बात करते हैं तो टॉर्क हमारा प्रोपोर्शनल केवल IA के होता है, ठीक है। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो टॉर्क होगा प्रोपोर्शनल किसको होगा? केवल IA के, इन द केस ऑफ द ratio of the small values of the armature current upon the higher values of the armature current. The error constant for an input ramp signal of unity feedback control system is 1, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर आपका क्या होगा? स्टेडी स्टेट क्या एरर क्या होता है आपका? 1/kV, और kV आपको 1 दिया है तो 1/1 which is equals to 1। देखिए, आपसे ट्रांसफर फंक्शन पूछा है, कंट्रोल सिस्टम की स्टार्टिंग बेसिक्स, तो एम जो है आपका वो हो जाता है आपका d² x/dt² प्लस k1 x1 ऑफ t प्लस k2 x ऑफ t विच इज इक्वल्स टू द फोर्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर निकल के आएगा x/s/f(s) विच इक्वल्स टू 1/ms² प्लस k1 प्लस k2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का आपका सोर्स है डिस्चार्ज ऑफ गैस इन द फ्लोरोसेंट लैम्प। अगला क्वेश्चन यह है कि आपसे डिले टाइम पूछा गया है और यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स का फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि डिले टाइम एक ऐसा टाइम है जो कि रिस्पॉन्स को चेंज करता है 0 to 50% पे, यानी कि 0 से 50%, यानी कि फाइनल पोजीशन या स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंचता है, ठीक है। तो 1 - e⁻⁻2t जो है आपका 0.5 के बराबर हो जाएगा। तो e⁻⁻2t जो है आपका वो रहेगा 0.5। इधर से जब आप t को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको निकल के आएगा 0.346 सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है एनएलसी के पेपर में, ठीक है। तो देख लीजिए आपकी प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं वो लगाने का कितना फ़ायदा होता है। तो ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई पे आपका 45 डिग्री पे जब आपका SCR ट्रिगर्ड होता है बाय द गेट ट्रिगरिंग, तो आपका इसमें भी आउटपुट की वैल्यू आएगी 0 वोल्टेज, ठीक है। लेकिन इसमें इंडक्टेंस भी दिया हुआ है, तो आई आउटपुट 0 नहीं होगा, क्योंकि आई आउटपुट
इंडक्टेंस की वजह से कहीं पे आगे की तरफ रीच करेगा, ठीक है। तो रीच करने की वजह से कुछ आपका जो वोल्टेज की वैल्यू जो आएगी वो कुछ इस प्रकार की हो जाएगी ट्रिगर के बाद, ठीक है, जो कि बीटा एंगल यानी कि एक्सटेंशन एंगल तक अचीव करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें लोड वोल्टेज की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 0, और लोड करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि ड्यू टू द इंडक्टेंस इफेक्ट, ओके। अगले क्वेश्चन में आपसे आइगन वैल्यूज पूछी है, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या होता है, तो देखिए डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको। तो आप जानते हैं कि आइगन वैल्यूज निकालने का मेथड होता है कि अगर ट्रेस वैल्यू को हम एडिशन कर दें, ठीक है। तो ट्रेस वैल्यू क्या होती है हमारी, डायगोनली एलिमेंट्स, देख लीजिए। तो ये -6 के बराबर है। अब इन चारों ऑप्शन में -6 के बराबर कौन सा है, -1, -2, -3, विच इज इक्वल्स टू -6। लेकिन अगर हम, ये तो आंसर आ गया। अगर नॉर्मली मेथड से सॉल्व करना है तो आपका फॉर्मूला होता है a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, ओके। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म में टाइम डोमेन सिग्नल रियल और इवन है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में भी रियल और इवन ही होंगे, इमेजिनरी इवन में भी इमेजिनरी और इवन होंगे, लेकिन रियल और ऑड में इमेजिनरी और ऑड होंगे, इमेजिनरी और ऑड में रियल और ऑड होंगे, ओके। क्वेश्चन में आपसे दिया है कि अगर एक 50 हर्ट्ज का ऑल्टरनेटर को 60 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर ड्राइवन कर रहा है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स फॉर द सिंक्रोनस मोटर, कितने टाइम्स होगा। मान लीजिए NS 120 F/P है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6000/P। अब मान लीजिए सिंक्रोनस मोटर के हिसाब से देखेंगे तो 120 60/P होता है, तो कितना हो जाएगा 7200/P। अब इन दोनों को रेशियो आप निकाल सकते हैं, मतलब एक दूसरे को अगर डिवाइड करें अच्छे से, तो PM जो हमने माना है सिंक्रोनस मोटर का, PM जो होगा वो 1.2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू आएगा, ठीक है। विच ऑफ द एनालॉग डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो सबसे स्लोएस्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग टाइप का जो ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप का जो ADC है आपका, वो सबसे स्लो है, ठीक है। और सबसे फास्ट ADC कौन सा आपका, फास्ट ADC है आपका फ्लैश टाइप ADC, क्योंकि उसका कन्वर्जन टाइप क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ बिट्स के,